वेलकम बैक टू माय क्लासेस एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग। आज अपने करने जा रहे हैं अव्यय। अव्यय की परिभाषा। सबसे पहले शाब्दिक अर्थ समझना है। अव्यय किसे कहते हैं, इसके टुकड़े करेंगे अपने। क्या बनेगा? अ और व्यय। अर्थ क्या हुआ? अ का अर्थ हुआ नहीं, और व्यय का मतलब होता है खर्च। ठीक है, जो खर्च ना हो अव्यय उसे कहते हैं। देखें, अव्यय को विकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय को क्या कहते हैं? विकारी नहीं, अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। अर्थात जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक के अनुसार। लेकिन जो अविकारी शब्द हैं वे किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं हैं, अर्थात वे खर्च नहीं होते हैं। तो अव्यय की परिभाषा समझ आ गई होगी कि वे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में बदले नहीं। देखें, संज्ञा है लड़का, इसको बदल सकते हैं, ये रूप परिवर्तन हो जाएगा। लड़के, लड़कों, ठीक है, इनका रूप परिवर्तन हो गया। सर्वनाम देखें, मैं, मैंने, मुझे, हम, इसका भी रूप परिवर्तन हो गया। विशेषण देखें, अच्छा, अच्छी, अच्छे, रूप परिवर्तन हो गया। ठीक है, क्रिया पढ़ता, पढ़ते, पढ़ती। लेकिन अविकारी शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता किसी भी काल, वचन, लिंग या कारक के अनुसार। जैसे देखें, तेज शब्द है, तेज शब्द है, राम तेज दौड़ता है। हम क्या करते हैं? काल, वचन और लिंग तीनों ही बदल देते हैं। राम तेज दौड़ता है। देखो, ये क्या है? एक वचन, और इधर एक वचन हो गया, और क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। काल कौन सा है? वर्तमान काल है। यहां मैंने लिख दिया सीता तेज दौड़ती है। क्या हो गया? स्त्रीलिंग एक वचन, यहाँ पे काल बदल दो, दौड़ती थी, भूतकाल। अब देखें, हम तेज दौड़ेंगे। क्या कर दिया? भविष्य काल हो गया, और यहाँ पर बहुवचन कर दिया। तो देखें, काल, वचन या लिंग के अनुसार क्या इस शब्द में कोई परिवर्तन आया? नहीं। तो ये शब्द क्या कहलाएगा? अव्यय या अविकारी शब्द कहलाएगा। ध्यान में रखना है। तो देखें, अव्यय की परिभाषा आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ। अव्यय की परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा, वे शब्द जिन पर काल, वचन, लिंग, पुरुष और कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात कोई परिवर्तन ना हो, अविकारी रहे, वे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब देखें अव्यय के भेद। पहले देख लें अव्यय के भेद। कितने भेद होते हैं? देखो, 4 भेद होते हैं अव्यय के। कौन कौन से? सबसे पहले क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के फिर से 4 भेद होते हैं। एकदम आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, और स्थानवाचक
क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आ गया समझ में? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। उसके बाद ये हो गया अव्यय का पहला भेद, कौन सा? क्रिया विशेषण। दूसरा भेद देख लो, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा भेद क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा भेद क्या है? संबंध बोधक अव्यय। और चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये हैं 4 भेद किसके? अव्यय के। अच्छी तरह से पेपर में प्रश्न, पिछली बार जो पेपर हुआ था 10th क्लास का RBSC का, उसमें प्रश्न आया था रिक्त स्थान की पूर्ति करो, जिसमें दिया हुआ था कि वे शब्द कौन से होते हैं जिन पर काल वचन लिंग पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे शब्द कहलाते हैं डैश डैश था, तो उसमें भरना था अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये प्रश्न आया था। इसके बाद प्रश्न बन सकता है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं? ध्यान में रखना है 4 भेद होते हैं। उसके बाद क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? ध्यान में रखना है 4 भेद होते हैं। एक इसके अंतर्गत निपात भी आता है, वो भी अलग से कुछ विद्वान मानते हैं कि इसी का एक भेद है, लेकिन हम अव्यय के भेद कितने करेंगे? 4 ही। निपात मैं आपको अलग से बाद में करवा दूंगी इसी वीडियो में। अब चलते हैं, सबसे पहले भेद कौन सा है? क्रिया विशेषण। तो देखें, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण अव्यय का पहला भेद मैं आपको बता रही हूँ। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण कहलाएंगे। कैसे? देखो, राम धीरे धीरे चलता है। राम धीरे धीरे चलता है, तो ये क्या है? किसकी विशेषता बता रहे हैं? राम की विशेषता बता रहे हैं क्या? नहीं, चलने की विशेषता बता रहा है ये शब्द। किसकी विशेषता? चलने की विशेषता बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये शब्द क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण शब्द कहलाएगा। और देख लें, राम अच्छा बोलता है। अंतर देख लो भाई, क्रिया विशेषण में और विशेषण में। राम अच्छा लड़का है। देखो, ध्यान से देखना इस चीज को, अंतर कि अच्छा बोलता है। बोलता कैसा है? अच्छा है। तो बोलने की विशेषता, बोलना क्या है? क्रिया। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले क्या शब्द कहलाएंगे? क्रिया विशेषण। क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण। राम अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? लड़का शब्द क्या है? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? ये वाला शब्द। तो ये हो जाएगा विशेषण। अंतर अच्छी तरह से पढ़ना है कि वही शब्द विशेषण भी हो सकता है, वही शब्द क्रिया विशेषण भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है वह क्या होगा? क्रिया विशेषण। और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है वो शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। ये अंतर ध्यान में रखना है। अब चलेंगे क्रिया विशेषण के भेदों पर। तो क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन से थे? 4 भेद मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक
और रीतिवाचक। देखें, कालवाचक क्रिया के होने के समय का बोध कराए, क्रिया के होने के समय का बोध कराए, वे क्या कहलाएंगे? कालवाचक शब्द कहलाएंगे। डिटेल में पूरी वीडियो मैं पहले करवा चुकी हूँ, अभी सिर्फ आपके परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ें ही बता रही हूँ। देखिए, कालवाचक, इसकी परिभाषा मैं बोल रही हूँ, वही परिभाषा आप कॉपी में उतार लेना कि क्रिया के होने के समय का बोध कराए, वह क्या होगा? कालवाचक। ठीक है, किसका उत्तर देगा ये? कब का उत्तर देगा। ठीक है, कब का उत्तर देगा। कब लगाकर प्रश्न करेंगे तो उत्तर आएगा वही होगा, जैसे आज, कल, परसों, अभी, प्रातः, सायं, अब, तब, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? कालवाचक में आ जाएंगे। इन सब के आप उदाहरण बनाकर दे सकते हैं। एक एक, हर एक का उदाहरण बनाना है। आदि लिख रही हूँ, और भी हैं अभी, जैसे तुरंत आ जाएगा, इसमें और भी शब्द आ जाते हैं। किसके अंदर? कालवाचक के अंदर। आगे मैंने आदि लगा दिया है। तो इतने आप उदाहरण बनाओगे तभी समझ आ जाएगा। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगी, तो जयपुर जाऊंगी, कब जाऊंगी? कल जाऊंगी। तो कल शब्द क्या है? कालवाचक है। और देखें, आज मेरा पेपर है, आज मेरा पेपर है, कब है पेपर? आज है। तो आज शब्द क्या है? कालवाचक है। तो आप इन बाकी सब से क्या बनाएंगे? एक एक उदाहरण बनाकर देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और देखिए, स्थानवाचक, स्थानवाचक सर्वनाम क्रिया के होने के स्थान के का बोध करवाए, वह क्या कहलाएगा? स्थानवाचक। ठीक है, जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, निकट, सामने, काफ़ी सारे आ जाएंगे इसमें। ठीक है, यहाँ मैं आदि लगा देती हूँ, आदि इतने हैं। अब कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है। कहाँ बैठा है? नीचे बैठा है। कहाँ है? अंदर है। तो किसका उत्तर दे रहा है? कहाँ का उत्तर दे रहा है। ध्यान में रखना, कहाँ का उत्तर दे रहा है। अब देखें, इन सब से आप बना लेंगे, उदाहरण बनाकर देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है। अब देखिए, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में क्या है? क्रिया के होने के परिमाण का बोध कराए, यानी मात्रा का बोध करवाए। क्रिया कितनी हुई है, कम हुई है या ज़्यादा हुई है, उसका बोध करवाते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया की न्यूनता और उसकी अधिकता का बोध करवाते हैं। जैसे कम, ज़्यादा, बहुत, थोड़ा, अत्यंत, पर्याप्त, इस तरह के शब्द, उतना, जितना, ये शब्द किस में आ जाएंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएंगे। अब देखें, एक मैं शब्द उठा रही हूँ थोड़ा, इससे मैं आपको समझा रही हूँ कि विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर दोबारा से बता रही हूँ मैं। राम थोड़ा दूध लाया। ठीक है, थोड़ा दूध लाया। लिखते लिखते मैं थोड़ा थक गया, थोड़ा थक गया। ठीक है, देखो, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर दो शब्द है मेरे पास, ये रहा थोड़ा और ये भी थोड़ा। देखो,
थोड़ा दूध लाया, तो दूध शब्द क्या है? संज्ञा है। कितना दूध लाया? थोड़ा दूध लाया। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण शब्द कहलाएंगे। ध्यान में रखना, ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान रखना अच्छी तरह से, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक। और यहाँ देखो, थोड़ा थक गया, लिखते लिखते थोड़ा थक गया। कितना थक गया? थोड़ा थक गया। तो थकना क्या है? क्रिया शब्द है। क्रिया की विशेषता ये वाला शब्द बता रहा है, तो ये शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। कौन सी क्रिया विशेषण? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इनसे आप बनाकर देख सकते हैं उदाहरण। ठीक है, अब देखें रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या होगा? ध्यान में रखना है कि क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध करवाता है। क्रिया के होने की रीति या कैसे हुई क्रिया उसका बोध करवाता है। तो ये किसका उत्तर देगा? ध्यान रखना, कितना का। ठीक है, ये कैसे का उत्तर देगा कि क्रिया कैसे हुई है, कौन से ढंग से हुई है। तो देखिए इसमें कौन से शब्द आ जाएंगे? तेज, मधुर, धीरे धीरे, फटाफट, झटपट, अचानक। देखो अचानक बारिश होने लगी। कैसे बारिश होने लग गई? अचानक ही होने लग गई थी। तो किसका उत्तर दे रहा है? रीतिवाचक का उत्तर दे रहा है। और देखें कैसे गाती है? मधुर गाती है। कैसे चलता है? तेज चलता है। तो ये आ गया समझ में। यहाँ मैं कुछ और उदाहरण आपको उदाहरण देने की ज़रूरत ही नहीं है, इनसे आप उदाहरण बनाएंगे तो ही बन जाएंगे। अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना इसका, तो भी समझ आ जाएगा। पेपर में ज़रूर आ सकता है। किस तरह से आता है? जैसे राम ऊपर बैठा है में कौन सी क्रिया विशेषण है? तो ऊपर दिमाग लगाना, कहाँ बैठा है? ऊपर। तो कहाँ का उत्तर क्या दे रहा है? ऊपर ये रहा। कहाँ का उत्तर दे रहा है? स्थानवाचक। तो ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये चार चीजें, ये चीजें याद करनी है। ये भले ही याद मत करना, सिर्फ ये चीज अगर आपको पता होगी तभी पता चल जाएगा कि ये कौन सी क्रिया विशेषण है। अब चलेंगे अव्यय के दूसरे भेद पर। ये था पहला भेद। दूसरा भेद समुच्चय बोधक शब्द। तो समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो दो वाक्यों, दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ता है। दो वाक्यों को जोड़ता है। दो वाक्यांशों, दो शब्दों और दो वाक्यांशों और दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? समुच्चय बोधक कहलाएंगे। इसमें कौन कौन से शब्द आ जाएंगे? और, तथा, या, लेकिन, परंतु, इसलिए, यदि, क्योंकि, जब, तब। इस तरह के शब्द किस में आ जाएंगे? समुच्चय बोधक में आ जाएंगे। राम और श्याम बाजार गए। सीता स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी। ठीक है, यदि आ गया। यदि आप आओगे तभी मैं जाऊंगी। आया समझ में? ये हो जाएंगे समुच्चय बोधक शब्द। अब करेंगे संबंध बोधक अव्यय। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों से करवाते हैं। दूसरे
शब्दों से करवाते हैं। संज्ञा के बाद में प्रयुक्त होंगे, संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर उनका संबंध दूसरे शब्दों से बताते हैं, जैसे आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात, के कारण, वास्ते, सामने, बाहर, भीतर, ये शब्द हो जाएंगे संबंध बोधक अव्यय शब्द। ठीक है, आदि लिख देती हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, अब देखें, वह देश के खातिर, खातिर भी आ जाएगा, देश की खातिर बलिदान हो गया, शहीद हो गया, देश के वास्ते लोग मरते हैं। और देखें, मंदिर के सामने, मंदिर के सामने मेरा घर है, मंदिर के पीछे मेरा घर है। ठीक है, वह विद्यालय के बाहर खड़ी है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद में ये शब्द आएंगे, ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय शब्द। इनसे आपको उदाहरण बनाने हैं। आदि बोधक अव्यय में देखिए, उन शब्दों से जिनसे विस्मय हो जाए, विस्मयता का बोध हो, वे शब्द क्या कहलाएंगे? विस्मयादि बोधक कहलाएंगे। जैसे आहा, छी, ओहो, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहेगा, ध्यान में रखना है। हुर्रे, हम मैच जीत गए। आहा, मैं जीत गया। उफ, कितनी गर्मी है। राम राम, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहेगा, ध्यान में रखना है। और देखें, शाबाश, सावधान, चेतावनी देनी होती है किसी को तो सावधान हो जाइए। ठीक है, और देखें, होशियार, चेतावनी है। ठीक है, ये शब्द किसका बोध करवा रहे हैं? विस्मय का बोध करवा रहे हैं। बाप रे, इतना बड़ा जानवर, बाप रे, शेर आ गया। तो ये क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द हैं। अब देखें निपात। निपात में क्या होता है? ये जो होते हैं ना, निपात अव्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होते, मैं इसमें करवा रही हूँ। कुछ लोगों ने माना है कि ये अव्यय ही होते हैं, इसीलिए बाकी अव्यय के भेद पूछेंगे तो 4 ही बताने हैं आपको। ठीक है, अब निपात देखें, ऐसे शब्द जो वाक्य में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं लाते, उस अर्थ में परिवर्तन नहीं लाते, परंतु वाक्य में जोर डालते हैं। कैसे? जैसे भी, तो, तक, मात्र, केवल, भर, ये शब्द किस में आएंगे? निपात में। ठीक है, जैसे तुम तो फोन ही नहीं करते, ही भी आ जाएगा। तुम तो फोन ही नहीं करते, सीधा भी तो कह सकते हैं, तुम फोन नहीं करते, अच्छा सा नहीं लगता। क्या बोलेंगे? तुम तो फोन ही नहीं करते, तो वाक्य में अंतर नहीं आया, लेकिन वाक्य में बल आ गया। ठीक है, जैसे बच्चा होता है छोटा, बाइक घर पे स्टार्ट करते ही बच्चा क्या कहता है? मैं भी जाऊंगा, तो मैं भी जाऊंगा, भी लगाते ही वाक्य में बल आ गया है। ठीक है, बस यही होते हैं निपात। मात्र 2000 चाहिए, केवल 2 लाख चाहिए, तो केवल लगाते ही क्या हो जाता है? 2000 चाहिए, ये भी, लेकिन केवल कहते ही अर्थ में क्या हो जाएगा? थोड़ा अच्छा लगता है बोलते हुए। ठीक है, ये हो गया निपात। ये हो गए अपने अव्यय शब्द, अविकारी शब्द। इनमें से एक प्रश्न ज़रूर आएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।